हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत हमारे इस वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे बहुल आवेशों के मध्य बल या उसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में हमने आपको कूलाम का नियम, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको हमने अपने वीडियो सतीश चौहान स्टडी पॉइंट चैनल पर करा रखा है। तो जिन लोगों नहीं देखे हैं वो जाएँ हमारे चैनल पर और जाके उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो आगे उसी क्रम में बढ़ते हैं और हम आपको आज बताएंगे कि बहुल आवेशों के मध्य बल या उसी को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो बोर्ड में अगेन मैं बता दूं आपको कि यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में पूछता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, ऐसे करके पूछता है, या 2 नंबर या 3 नंबर में। ये तो इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट तो है ही बोर्ड के लिए, बट थ्योरी के साथ साथ जो इस पर क्वेश्चन होते हैं थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, बड़े होते हैं, वो भी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी देखेंगे, थ्योरी बताएंगे सबसे पहले आपको, फिर क्वेश्चन कराएंगे, फिर इस पर एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, आप उसको घर से करिएगा। ठीक है ना, और उसका आंसर आप हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए पहले परिभाषा देखते हैं। क्या है कि किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाला अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं और मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, कैसे, देखो पहले फिर से एक बार परिभाषा और देख लो। क्या है कि किसी एक स्थिर आवेश पर, मतलब कोई एक स्थिर आवेश रहेगा, निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण और आवेश रहेंगे, लगने वाला परिणामी बल, मतलब उस स्थिर आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर, यानी उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाला अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ बना के। ठीक है, देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्या है हमें सीखना है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास यह Q आवेश रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक Q1 आवेश है। तो सबसे पहले बताइए कि यह Q1 आवेश इस पर बल लगाएगा कि नहीं। तो इस पर मान लो Q1 आवेश जो है बल लगाएगा, मान लो इसको Q0 बोल दो। इसको क्या बोल दो, Q0। तो Q0 आवेश पर Q1 बल लगाएगा कैसे, यानी Q0 पर बल लगाएगा Q1 ऐसे, यानी बल लगाएगा F0 पे बल लग रहा है 1 की वजह से, यानी Q1 बल लगा रहा है Q0 पर, यानी Q1 बल लगा रहा है Q0 पे इधर। अच्छा सुनिए, इसके बाद मान लो यहाँ पर एक दूसरा आवेश आ गया Q2। अच्छा बताइए, तो ये भी तो इस पर बल लगाएगा, यानी Q2 भी क्या करेगा, Q0 पर बल लगाएगा और ये इधर जाएगा, यानी कि अब दूसरा भी बल लग रहा है, यानी F0 पर दूसरा आवेश भी बल लगा रहा है। सपोज करो यहाँ पर मान लो एक और आवेश आ गया Q3। अब देखो Q3 भी Q0 पर इधर बल लगाएगा, यानी अब Q0 पर यानी F0 बल लगेगा तीसरे की वजह से। समझ रहे हैं, यानी कि अलग अलग आवेशों की वजह से इस Q0 पर बल लग रहे हैं। तो इस Q0 आवेश पर टोटल कितना बल होगा, इस Q0 आवेश पर टोटल बल कितना होगा, यही हमें बताना है। तो इस Q0 पर जो टोटल बल होगा F0, इस Q0 पर जो टोटल बल होगा F0, वो बराबर होगा पहले आवेश की वजह से प्लस दूसरे आवेश की वजह से प्लस तीसरे आवेश की वजह से। तो वही बता रहा था कि किसी एक स्थिर आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, यानी F वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर। यानी कि जो उस आवेश पर बल लग रहा है वह F1 की वजह से भी लगेगा और F2 की वजह से भी लगेगा और F3 की वजह से भी लगेगा। मतलब कि जो इस आवेश पर बल लग रहा है वो Q1 की वजह से भी लगेगा, Q2 की वजह से भी लगेगा, Q3 की वजह से भी लगेगा। यानी यहाँ पर मान लो बल F1 हुआ तो यहाँ पर F2 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, F3। तो क्या करेंगे, इस पर अगर हमें परिणामी बल निकालना हो, कौन सा बल निकालना हो, परिणामी, यानी क्या निकालना हो हमें, अगर हमें परिणामी बल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले आवेश की वजह से बल निकालेंगे F1, दूसरे आवेश की वजह से बल निकालेंगे F2, ठीक है, और तीसरे आवेश की वजह से बल निकालेंगे F3, और तीनों क्या कर देंगे, सदिश जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस आवेश पर परिणामी बल मिल जाएगा। इसका मतलब सीधा सा यह है कि भैयों कि अगर आपको एक आवेश दिया है और कई आवेश हैं, देखो कई आवेश है ना, तो कई आवेशों की वजह से इस आवेश पर अगर आपको बल निकालना है तो आप क्या करेंगे कि अलग अलग
हर आवेशों की वजह से बल निकालेंगे और सभी आवेशों की वजह से जो बल आएंगे सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपको इस आवेश पर परिणामी बल मिल जाएगा। इसे ही बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। और एक चीज़ और है कि जो Q1 इस पर बल लगा रहा है वह Q2 के आने की वजह से इस बल पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। जो Q3 इस पर लगा रहा है बल, तो Q1 और Q2 की वजह से इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, केवल परिणामी बल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन जो मान लो कि Q1 यहाँ पर 2 न्यूटन लगा रहा है तो Q2 आ गया तो क्या 2 न्यूटन नहीं लगाएगा, अभी भी 2 ही न्यूटन लगाएगा, लेकिन Q0 पर परिणामी बल चेंज होगा। लेकिन जो Q1 लगा रहा है, जो Q2 लगा रहा है, जो Q3 लगा रहा है, वो उतना ही लगाएंगे, चाहे कोई आए चाहे न आए। लेकिन चेंज कौन होगा, परिणामी बल क्या होगा, बदलेगा। तीनों के आने की वजह से कौन बल बदलेगा, परिणामी बल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। परिभाषा फिर से देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आएगा बढ़िया से। क्या परिभाषा है कि किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, मतलब अन्य आवेशों की वजह से जो बल लग रहा है उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाला बल अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखो जैसे Q0 पर मान लो Q1 भी लग रहा है, Q2 भी लग रहा है, Q3 भी लग रहा है और Q4 भी लग रहा है, तो क्या हो गया देखो, तो F लग रहा है F1 की वजह से, F2 की वजह से, F3 की वजह से, F4 की वजह से, और मान लो जितना बल है N बल है तो N की वजह से पूरे पे बल लगेगा और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस आवेश पर बल मिल जाएगा। और यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इस पर करते हैं, समझे। इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत बढ़िया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि A मीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोनों A, B एवं C पर Q आवेश रखा गया है, तो C पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। देखिए ABC एक त्रिभुज है जो कि समबाहु है, सभी भुजा क्या बराबर है, इस पर Q, इस पर Q, इस पर Q आवेश रखा गया है, तो हमें C पर इस आवेश की वजह से और इस आवेश की वजह से परिणामी बल निकालना है, तो कितना होगा वही हमको पता करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर नहीं लगेगा तो आप कमेंट करिएगा कि बताना है, तो मैं उसको बताऊंगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर कमेंट करेंगे, आप लगाएंगे घर से, तो आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, नहीं लगेगा तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन का वीडियो भेजूंगा। ठीक है, वैसे यह क्वेश्चन मैं सोल्यूशन कर चुका हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप एक बार लगाइए, तब मैं आपको अलग से उसका वीडियो बनाऊँगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्या हो गया, अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कूलाम नियम की सीमाएं, कि मतलब कि जो कूलाम नियम पढ़े हैं कि यह बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, वह कहाँ कहाँ लग सकता है, मतलब उसकी लिमिट क्या है। यानी कूलाम का नियम जो है, ये भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं, बताइए कि कूलाम का नियम कहाँ कहाँ लग सकता है और कहाँ कहाँ नहीं लग सकता है, मतलब कूलाम का नियम कहाँ कहाँ लगेगा। तो चलिए देखते हैं कूलाम के नियम की सीमाएँ, कि मतलब कूलाम का नियम कहाँ कहाँ लग सकता है। तो पहली बात है कि यह केवल बिंदु आवेशों पर लगता है। जो कूलाम का नियम है छोटे छोटे आवेशों पर लगेगा, मतलब ऐसा नहीं कि बड़े बड़े आवेश ले लो उस पर यह लगेगा। ठीक है, कूलाम का नियम जो है छोटे छोटे आवेशों पर ही लगता है। कूलाम का नियम केवल रुके हुए आवेश पर लगता है, और जो कूलाम का नियम है वो किस पर लगता है, कि आवेश कैसे हैं, रुके हुए हैं तभी लगेगा। ठीक है ना, पहले पॉइंट कि कूलाम का नियम छोटे छोटे आवेशों पर लगेगा, और दूसरा है कूलाम का नियम जो होता है रुके हुए आवेशों पर लगेगा, मतलब कि अगर दो आवेश हैं दोनों रुके हुए हैं तभी लगेगा। ठीक है ना, अन्यथा नहीं लग सकता। ऐसा नहीं कि दो आवेश हैं दोनों चल रहे हैं तब वह हमारा कूलाम का नियम लगता नहीं है। कूलाम का नियम तभी लगेगा जब दोनों आवेश क्या हुए हैं, रुके हुए हैं। और अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10 की पावर -15 से कम होती है तब भी कूलाम का नियम नहीं लगता है। यानी अगर दो आवेश बहुत ही पास हों, उनके बीच की दूरी कितनी हो जाए, 10 की पावर -15 हो जाए, तब भी कूलाम का नियम लगता नहीं है। तो आपको कूलाम का नियम की सीमाएं आपको याद होनी चाहिए कि यह केवल बिंदु आवेशों पर लगता है, कूलाम का नियम केवल रुके हुए आवेशों पर लगता है, और 10 की पावर -15 से कम के बीच की दूरी पर। अब देखते हैं अगली हेडिंग हमारी क्या है, कि स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है, देखो छोटी छोटी हेडिंगें हैं, इनको आपको याद करनी चाहिए। ठीक है ना, तो क्या है कि स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। यानी स्थिर वैद्युत बल जो है तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल के साथ थोड़ा थोड़ा मिलता है। ठीक है ना, तो कितना मिलता है और कितना नहीं मिलता है उसी की बात करेंगे। समानताएं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, समानताएं, कि स्थिर वैद्युत बल, देखो स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है F बराबर G M1 M2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं समानताएं कि स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों दूरी बढ़ने के साथ घटते हैं। देखो दूरी बढ़ाओगे तो बल घटेगा, दूरी बढ़ाओगे तो बल क्या होगा, घटेगा। दोनों केंद्रीय बल होते हैं, दोनों केंद्रीय बल होते हैं, यानी केंद्र के लॉन्ग लगते हैं, यानी ऐसे लगते हैं दोनों बल। ठीक है,
दोनों संरक्षी बल है, ये संरक्षी बल का 6-11 टॉपिक है, ठीक है ना। लेकिन आप समझ लीजिए कि दोनों कैसे हैं, संरक्षी बल है। तो 3 थे समानताएं हैं, स्थिर बाजू बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों दूरी बढ़ने के साथ घटते हैं। दूरी बढ़ेगी तो दोनों बल क्या होंगे, घटेंगे। दोनों केंद्रीय बल होते हैं और दोनों कैसे होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी बल क्या होते हैं, जिनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। विषमताएं क्या है, देखिए विषमताएं मतलब क्या क्या इनमें अंतर है। तो स्थिर बाजू बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है। मतलब कि जो आवेश होते हैं उनमें आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन जो द्रव्यमान होते हैं उनमें क्या होता है, केवल आकर्षण होता है। वही बता रहा है कि स्थिर बाजू बल नियतांक माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि जो स्थिर बाजू बल का नियतांक होता है के, वो माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन जो सार्वत्रिक नियतांक होता है गुरुत्वाकर्षण बल का जी, वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और यह कि जो स्थिर बाजू बल है वो बहुत बड़ी होती है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज तो मैंने 2-3 टॉपिक पढ़ा दिया है, तो अगले वीडियो में हम कुछ और नई टॉपिक पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों के बोर्ड के पेपर पता चल गए हैं कब से होने वाले हैं, तो अपने उसी हिसाब से टारगेट बनाइए और अच्छे नंबर पाने की कोशिश करिए। बढ़िया से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।